साथियों नमस्कार। मैं सुनील गोस्वामी एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर से एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा जो विषय रहेगा वो हमारा जो मेंटेनेंस से संबंधित प्रोविजन है वाइफ्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए, जो कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कवर होता है और नई जो एक्ट है उसके अंदर कुछ और प्रोविजन है। बात वहीं पे है। 125 के तहत जो है वाइफ्स को और चिल्ड्रंस को जो है गुजारा भत्ता देना होता है हस्बैंड के द्वारा। लेकिन वाइफ कौन होती है? वाइफ वो होती है जिससे बंदे की शादी होती है। तो शादीशुदा लेडीज के लिए ये प्रोविजन है। लेकिन आज आप जो विषय देख रहे हैं कि शादी चाहे जैसे भी हो गुजारा भत्ता तो देना ही होगा। आज हम एक मामले को डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप सब लोगों से निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें और अपने कमेंट्स जो हैं वो जरूर करते रहें। वो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। और आज के इस मामले पर आपकी क्या राय है उस पर भी अपने विचार व्यक्त जरूर करें कमेंट बॉक्स के अंदर। यहाँ पे मामला क्या होता है कि एक लेडी है, ये उन्होंने शादी उनकी हुई 30/8/1999 को रिस्पोंडेंट के साथ में शादी हुई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। और ये मैं आपको केस टाइटल भी बता देता हूँ, श्रीमती एन उषा रानी वर्सेस मोदुल्ला श्रीनिवास। और इसका SLP क्रिमिनल नंबर है 7660 ऑफ 2017। 7660 ऑफ 2017 SLP क्रिमिनल। चलिए, कुछ लोगों को ये होता है कि भी केस नंबर नहीं बताते, आपको पहले केस नंबर बता देता हूँ। तो यहाँ मामला क्या हुआ कि यहाँ पे एक लेडी की शादी होती है 30/8/1999 को। और 30/8/1999 को शादी के बाद ये लोग बाहर सेटल हो जाते हैं और वहाँ जो है साथ में रहते हैं। इनको एक बच्चा भी होता है। ये 2005 के अंदर जो है वापस आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। 2005 को यूएसए से वापस आते हैं। और वहां से आने के बाद ये एक MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 25/11 MOU 25/11/2005 को ये एक MOU साइन कर लेते हैं, जिसके तहत ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि हमारी मैरिज जो है वो खत्म हो गई, डिसॉल्व कर दी गई है ये मैरिज। अब इसके बाद क्या होता है कि इसकी जो लेडी है ये अपने एक पड़ोसी के साथ में एक्विंटेंस हो जाती है। और ये लेडी और ये पड़ोसी जो है ये दोनों, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ये अपने पड़ोसी के साथ में 27/11/2005 को 27/11/2005 को ये लोग शादी कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद कुछ टाइम बाद जो ये हस्बैंड है, जो ये इस केस में रिस्पोंडेंट है, सेकंड हस्बैंड जिसको हम कहेंगे, ये केस डालता है पिटीशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कि भी ये जो शादी है ये मतलब नलिटी है। और इस शादी को जो है डिक्री 1/2/2006 के द्वारा इस शादी को इनवैलिड करार दे दिया जाता है, क्योंकि नल एंड वॉइड करार दे दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। नल एंड वॉइड के पहले से शादीशुदा थी ये और इसने जो है अभी ये दोबारा शादी की, तो ये नल एंड वॉइड है। कोर्ट ने डिक्री पास कर दी 1/2/2006। अब इसके बाद क्या होता है, 14/2/2006 को 14/2/2006 को उसी बंदे से फिर ये रीमैरिज कर लेती है, सेकंड हस्बैंड से रीमैरिज, जिससे शादी की थी 2005 में दोबारा। उसके बाद 1/2/2006 को नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो गई। उससे फिर 14/2/2006 को रीमैरिज हो जाती है। और रीमैरिज के बाद इनको एक लड़की भी होती है। 28 जनवरी 2008 को एक लड़की इनको पैदा होती है। लेकिन इसके बाद डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं और ये जो है डाइवोर्स, दहेज वगैरह का केस भी जो है इसके खिलाफ डाला जाता है। सेकंड हस्बैंड की बात हो रही है, फर्स्ट का कोई यहाँ पे रोल नहीं है।
दहेज का केस डाला जाता है। और उसके साथ साथ 125 सीआरपीसी के तहत 125 सीआरपीसी के तहत एक खर्चे की एप्लीकेशन भी लगाई जाती है। और 125 सीआरपीसी के अंदर जो ये सेकंड हस्बैंड है, ये ग्राउंड लेता है कि मेरी तो मैरिज जो है नलिटी है, नल एंड वाइड है, क्योंकि ये ऑलरेडी जहां मैरिज है वहां से कोई डाइवोर्स नहीं हुआ है। लेकिन जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने इसमें 3,500 तो वाइफ को, लेडी को, और 5,000 रुपए जो है चाइल्ड को, ये खर्चा उसका मान दिया जाता है। इसके बाद जो है ये मामला जो है अपलेट अथॉरिटी के पास जाता है। और अपलेट अथॉरिटी जो है इस मामले को, अपलेट अथॉरिटी मतलब हाई कोर्ट के अंदर जाता है। और हाई कोर्ट जो है इस केस को, इसमें वाइफ का जो है मेंटेनेंस के राइट को खत्म कर देती है। फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। और सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है तो जजमेंट काफी लंबी चौड़ी जजमेंट है, मैं आपको रेलेवेंट चीजें ही इसमें दिखाऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्व करता है उस चीज को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो 125 का प्रोविजन है, इसको पूरे को हटा देते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि 125 सीआरपीसी का ये जो प्रोविजन है, ये एक मतलब वेलफेयर लेजिस्लेशन है। और यहाँ इस मामले के अंदर ये कोई लिव इन रिलेशनशिप का मामला नहीं है। यहाँ पे ये इस बात का कोई डिस्प्यूट नहीं है कि जो वाइफ है उसने फर्स्ट हस्बैंड से कोई डाइवोर्स नहीं लिया है, डाइवोर्स। लेकिन अब जो ये सेकंड हस्बैंड है, इस सेकंड हस्बैंड ने पहले तो जो है ना एक बार इससे शादी की, मैरिज की। कब की मैरिज? इन्होंने 2005 के अंदर, मतलब जब ये विदेश से आए, वहां आने के बाद जो इनका आपस में सिचुएशन हुई, 27/11/2005 को मैरिज कर ली। उसको फिर एक डिक्री के द्वारा, कोर्ट की डिक्री के द्वारा नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवा दिया 1/2/2006 को। और उस तब तक भी इस महिला का जो है कोई तलाक, डाइवोर्स नहीं हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी फिर से दोबारा से 14/2/2006 को, 14/2/2006 को, मतलब ये देखिए सिर्फ 13 दिन बाद जो नलिटी की डिक्री पास हुई थी वॉइड हैव इश्यू के बाद, नल एंड वॉइड के बाद, 14/2/2006 को ये आदमी फिर से उसके साथ में शादी कर लेता है। तो यहाँ पे जो ये व्यक्ति है, जो ये सेकंड हस्बैंड है, जो कह रहा है कि नल एंड वॉइड है, इसको पता था कि ये पहले ऑलरेडी मैरिड है, इसने फिर शादी की, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाया और फिर से रीमैरिज कर ली। तो इन हालात के अंदर जो ये 125 सीआरपीसी का प्रोविजन है, यहाँ पे इसको गुड कंसाइंस के तहत जो है डिनाई नहीं कर सकते। और ये सेटल्ड लॉ है कि ये वेलफेयर लेजिस्लेशन है और इट मस्ट बी subjected to an expensive and beneficial construction, and this understanding has been explained to maintenance since रमेश चंद्र के टाइम से, मतलब केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर डला था, उस रमेश चंद्र लैंडमार्क जजमेंट है, तब से लेके ये सेटल्ड है कि इस सिचुएशन में इसको वेलफेयर मीनिंग देना पड़ेगा, ना कि इसको नैरो मीनिंग देना पड़ेगा। यहाँ पे मोहम्मद अब्दुल समाद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना का भी जिक्र है, जिसके अंदर बहुत डिटेल में इस प्रोविजन को डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये कहा अल्टीमेटली कि भाई शादी जैसे भी हो, नल एंड वॉइड है बिन इश्यू है, शादी तो है ना, चाहे वो पहले वाले से तलाक नहीं लिया। और यहाँ इस केस के अंदर तो हस्बैंड को ऑलरेडी पता था, नॉलेज में थी, क्योंकि वो एक बार यहाँ शादी की, फिर उसने जो है नल एंड वॉइड डिक्लेयर करा दिया, लेकिन दोबारा फिर शादी की है। तो यहाँ पे वो इस चीज से बच नहीं सकता। और जो है सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट का जो जजमेंट था उसको रिस्टोर कर दिया, और ये जजमेंट 30 जनवरी 2025 की है। तो शादी जैसी भी हो, मेंटेनेंस तो भाई देना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और आगे किस तरह के एपिसोड आप चाहते हैं उसके बारे में भी बताइएगा। आपने इतने धैर्य से मुझे सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।